अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोय सवसाहूणम् एसो पञ्चनमुक्कारो एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेसिन् मङ्गलाणं च सर्वेसिन् पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। जय जिनेंद्र। तो ऐसे कहते हैं कि जब मनुष्य अपने जीवन के कोई भी पद पे हो पर हमेशा सीखता रहता है। जिस दिन मनुष्य ने सीखना बंद कर दिया उस दिन समझो कि वो मर गया। इसको ही हमने ध्यान रखते हुए हमने अप्लाई जैनिज्म का प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है वो इसी मुद्दे से है कि हम हर एक संडे, हर महीने के पहले संडे पे कुछ न कुछ इको फ्रेंडली या सस्टेनेबल लिविंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब टॉपिक्स के बारे में कुछ न कुछ सीखते रहे। ऐसा है कि नेक्स्ट डिकेड इज सपोज टू बी द मोस्ट क्रिटिकल डिकेड फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर नेक्स्ट डिकेड में, आगे आने वाले 10 सालों में अगर हम लोग ने इस तरफ इस इको फ्रेंडली की तरफ या फिर सस्टेनेबल लिविंग की तरफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो इट्स गोइंग टू बी द क्राइसिस, द क्लाइमेट क्राइसिस, आई मीन कोरोना क्राइसिस तो बहुत छोटा एक है, इसके कई गुना ज्यादा क्लाइमेट क्राइसिस हम सब लोगों पे आने वाला है। और इसका मतलब अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए क्या है वो हम सबको मालूम ही है। So first of all, thanks to all of you for consistently supporting us and coming here on our platform on every first Sunday of every month, right? So thanks a lot for all of that. As always in this session, आज के सेशन में भी हमने एक बहुत बड़े डिग्नेटरी को बुलाया है जो सस्टेनेबल लिविंग, क्लाइमेट की तरफ उन्होंने बहुत सारे ठोस कदम उठाए, बहुत अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में। सो इसके बारे में हमें जल्दी और इसके बारे में सुनेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी हैंड इट ओवर टू आवर मेंटोर, टू आवर विजनरी डॉक्टर बिपिन जोशी, जिसके अंदर ये सारा इनिशिएटिव हमने शुरू किया है। सो सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू स्पीक अ फ्यू वर्ड्स एंड शेयर योर थॉट्स। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। महेंद्र जी, आपको खास सादर जय जिनेंद्र। आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। संगीता जी, डिम्पल, विशाल, श्वेतल, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, ये जो हम लोग यूनिवर्सिटी में जैनिज्म पढ़ाते हैं और खास करके द्रव्य की बात करते हैं, तत्वों की बात करते हैं, रत्नत्रयी की बात करते हैं, वगैरह वगैरह बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि हाउ टू अप्लाई the concept or the principles of Jain philosophy or Jain thought in our day-to-day life is all the time missing, either in our मंदिर में, या तो देरासर में, या तो हमारी पाठशाला में, या तो कहा जाए तो कोई जगह पे भी एकेडमिक एजुकेशन होता है, यहाँ भी ये पार्ट मिसिंग है। जैसे कि जैन धर्म के सिद्धांत हमारे मैनेजमेंट के अंदर भी इम्पोर्टेंट है, हमारे पर्यावरण के लिए भी इम्पोर्टेंट है, हमारी डे टू डे लाइफ और रिलेशनशिप में भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस में भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम इसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो हम लोगों ने एक ये सोचा कि भाई जैन धर्म के जो भी प्रिंसिपल्स है वो हमारे जीवन के अंदर कैसे उपयोगी बने, इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म हमने बनाया। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू, शब्द नहीं कहूंगा, बट यस, संगीता जी एंड हर टीम हैज रियली कंसिस्टेंटली, they have been doing this work on the first Sunday of every month. This time we are doing on second Sunday because of the convenience of the speaker. But फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के बारे में 1 ही मिनट बोलूंगा। ऐसे तो हम डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से
काफी चीजें जानने वाले हैं। लेकिन देखिए, यूजुअली हमारे समाज में क्या है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा दे, हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को अच्छा घर हम दे दे, उसको उसकी शादी बराबर एक अच्छी जगह पे हो जाए, और थोड़ा बिजनेस अगर अपना है तो उसको वो पास ऑन करे, ऐसी हमारी ख्वाहिश होती है। लेकिन एक देखिए, जैसे डिम्पल ने बहुत बढ़िया चीज बताई कि population explosion is becoming a big problem. Resource depletion is going to be a big problem. And at the same time, we have not been able to conserve the bio atmosphere and the atmosphere itself. तो ये हमारे बच्चे को हमें ये भी सिखाना पड़ेगा कि भाई देखिए, बिजनेस तो करना है, आगे तो बढ़ना ही है, विज्ञान भी आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उसको हम क्या दे पाएंगे, और बहुत सी चीज देने की जरूरत है। तो ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, ये जल्दी होने वाली चीज नहीं है, खास करके हमारे देश में। लेकिन ये एक चीज बहुत पक्की है कि नाउ द ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ पीपल हैव दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई ये विज्ञान की ओर जा रहे हैं कि विनाश की ओर जा रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमने एक छोटी सी कोशिश की है, और इस कोशिश के अंदर आज हमारे साथ एक बहुत बड़े दिग्गज जो एनवायरमेंटलिस्ट है, जो जैन है, और काफी समाज में उसकी लोकप्रियता है, पूरे विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा नाम जो डॉक्टर महेंद्र सिंह जी ने कमाया है। मेरा उसके साथ डॉक्टर साहब महेंद्र जी के साथ जो भी मेरा जितना भी कॉन्वर्सेशन हुआ, आई एम डिलाइटेड टू से दैट ही इज वन ऑफ द जैम, एंड आई रिक्वेस्ट संगीता जी टू इंट्रोड्यूस such a wonderful dignitary who is over here today. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you for your kind words. And I'm really honored to introduce such a dignitary on today's session. Actually, I mean, even before introduction, let me ask this question. What do we all think? Can growth and environment sustainability go hand in hand? क्या विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ में हो सकता है? इनफैक्ट इसी हफ्ते के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ने बताया कि वी ह्यूमन बीइंग आर कंज्यूमिंग लॉट मोर रिसोर्सेज देन व्हाट वी कैन प्रोड्यूस। यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, is consuming 5 times more resources than what it is producing in a year. And there are similar numbers for a lot of other countries. I mean, imagine यदि हम इतना कंज्यूम करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? यदि if we want to leave a future, a good future for our next generation, we don't have a choice but to adopt clean, green and sustainable development. Development तो रहेगा, but it has to be clean, green and sustainable development. क्या है क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट? आज के हमारे जो वक्ता हैं वो सिर्फ क्लीन, ग्रीन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वकालत ही नहीं करते, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है इसे मल्टीपल लेवल पर। इनफैक्ट उनकी बिजनेस फिलॉसफी है कि क्लीन एंड ग्रीन इज नॉट जस्ट सस्टेनेबल बट इज ऑल्सो प्रॉफिटेबल। सो आज के हमारे वक्ता लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट and leading environmentalist, I must say, श्री महेंद्र सिंह जी, डालमिया सीमेंट, जो कि एक भारत और विश्व की भी सबसे बड़ी वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। डालमिया सीमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज लो कार्बन इकोनॉमी ट्रांजिशन बाय CDP, and the company has been appreciated by none other than UN General on climate innovation. So Mahendra Singh ji के नेतृत्व में the company has achieved one of the lowest carbon footprint amongst all the cement manufacturing companies in the world. I mean, lowest carbon footprint means कम से कम पर्यावरण को प्रदूषण करना। Mahendra Singh ji has got many more accolades to his credit. He is recognized as climate defender by BBC World. He is also designated as carbon pricing champion by World Bank Group. He is also one of the COP26 business leaders, which is an UN COP26 presidency. As you can see, all of these are
not Indian organizations. These are global organizations, and global organizations that are in the forefront of climate change related initiatives. महेंद्र सिंह जी एनर्जी ट्रांजिशन कमीशन लंदन के कमिश्नर हैं. उसके अलावा वे ग्लोबल सीमेंट एंड कंक्रीट एसोसिएशन लंदन एंड वर्ल्ड सीमेंट एसोसिएशन के डायरेक्टर भी है. Frankly, the list of his achievement is so long, I can just go on and on. But without much ado, I would humbly request Shri Mahendra Singh ji to share his thoughts, ideas, wisdoms, and how we can do our bit to protect the climate. The stage is all yours, sir. We're really honored to have you here, sir. हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ में हैं और हम लोगों को अपने इनसाइट्स शेयर करेंगे. थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन. सादर जय जिनेंद्र सबको और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विपिन दोषी जी को और संगीता जी को कि जिन्होंने मुझे आज इस तरह का मौका दिया कि मैं अपने ही लोगों के साथ में बात करूं और खासकर इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पे. मैं विश्व में कई जगह बातें करता हूं, नेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बातें होती है, लेकिन आज इस जैन समाज में भी इस तरह की हम बात करके हम कैसे अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस कर सकते हैं कि हम कितना अच्छा काम कर भी रहे हैं, पर इससे ज्यादा और कितना अच्छा काम कर सकते हैं. डॉक्टर विपिन दोषी जी को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने एक जैन फिलोसफी को एक अप्लाइड जैनिज्म के रूप में कैसे समझाया जाए उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है. और जो डॉक्टर श्रीमती संगीता जी हैं जो इस तरह के कार्यक्रम को अपने साथियों के साथ आगे बढ़ा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये आप सब लोगों का एक डिवोशन है कि हम खुद तो अच्छे हो ही हो, पर समाज कैसे अच्छा हो, विश्व कैसे अच्छा हो, और वो भी हम अपने भगवान महावीर भगवान के आदेशों को, उनकी जो उपदेश है उनको कैसे समझे. और उसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज सभी अपने साथियों के बीच में एक इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूं कि क्लाइमेट प्रोटेक्शन. तो क्लाइमेट प्रोटेक्शन सिर्फ क्लाइमेट प्रोटेक्शन नहीं है, बेसिकली एक ह्यूमैनिटी प्रोटेक्शन है. पर चूंकि एक क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने से हम ह्यूमैनिटी को सेव कर सकते हैं, और अगर हमने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट नहीं किया तो डेफिनेटली जिस तरह का ह्यूमैनिटी का एक नुकसान हो सकता है वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो आज मैं पहले एक बार कोशिश करता हूं कि सबसे ये बात करूं कि ये क्लाइमेट चेंज है क्या, क्यों हम क्लाइमेट प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, और फिर इसका आगे बात करूंगा कि जैन फिलोसफी क्या है, कैसे वो इसको सपोर्ट करती है और इसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है. हम सबको पता है कि आज जो इतना बड़ा एनवायरमेंटल चैलेंज है जो हर तरह से कोई भी बात कर रहा है, वो बहुत बड़ा चैलेंज है. और वो चैलेंज आ रहा है एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, बायोडाइवर्सिटी लॉस से, और उसके कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें डेफिनेटली ये भी पता चलेगा कि हमें क्लाइमेट को प्रोटेक्ट कैसे करना है. इसके लिए मैं बताऊं कि क्लाइमेट चेंज उसको कहते हैं जिससे कि जो मौसम में बदलाव आता है, और मौसम में बदलाव आता है टेम्परेचर में बदलाव आने से, विंड के पैटर्न्स में चेंज आने से, और कई ऐसी चीजें होती है जिसके कारण से कई दशकों तक उसका चेंज आता है. और जब हम कहते हैं कि हाँ अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में इंपैक्ट आ रहा है, और इसका एक मेजर रीजन होता है वो है ग्लोबल वार्मिंग. तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि थोड़ा बहुत हर व्यक्ति समझता होगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ एक सिंपल वे में मैं बता दूं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हम उसको कह रहे हैं कि जिससे कि एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है. और वो क्यों बढ़ता है, वो बढ़ता है मेनली बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. और उन ग्रीन हाउस गैसेस में दो गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन. और जब इनका कंसंट्रेशन पूरे ग्लोब में बढ़ता जाता है तो उससे टेम्परेचर और बढ़ने लगता है. और ये क्यों बढ़ता है, क्यों टेम्परेचर बढ़ता है इन दो गैसेस से, तो इसका हम ये समझें कि जब
पूरा जो अर्थ है उस पे ब्लैंकेट है गैसेस की, और वो जब गैसेस की जो ब्लैंकेट है वो अगर बिल्कुल एक जैसे लाइट रहती है तो उसमें से कुछ जो गैसेस हैं वो अर्थ के पास में रह जाती है और कुछ स्काई में चली जाती है। लेकिन जब जब ये गैसेस बढ़ने लग जाती है तो वो ब्लैंकेट जो है वो एक थिक हो जाता है, और उसके कारण से, वो थिकनेस के कारण से जो गैसेस है वो ऊपर नहीं जा पा रही है, वो स्काई में नहीं जा पा रही है, वो नीचे ही रह पा रही है। और उसके कारण से हम देखते हैं कि धीरे धीरे पूरे विश्व में, अगर हम 100 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे वो जो गैसेस हैं वो एक अपना इम्पैक्ट पूरे संसार में डाल रही है। तो मैं कहूंगा कि जो गैसेस हैं इनको हम कैसे समझें और इनका उपाय क्या है, इनको कर कैसे सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग उससे हो रही है कि जैसे कि गैसेस स्काई में नहीं जा पा रही है और वो जो है नीचे के नीचे रह रही है। अब जो दो गैसेस हैं वो जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन है वो कहां से आ रही है। तो इनका जो मेजर जो इनका सोर्स है वो है, हम जब कोयला जलाते हैं, खासकर ऑयल जलाते हैं, गैस यूज करते हैं, तो जब हम गैस और कोयला को यूज करते हैं पर्टिकुलरली हम कोई भी काम के लिए, तो उसके कारण से ज्यादा CO2 गैसेस निकलती है। और ये CO2 गैसेस हैं ये हम जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी यूज करते हैं कोयले को तो निकलती है, या और भी कई तरह से ये निकलती है। तो हमें सोचना होगा कि इन गैसेस के निकलने से अभी हुआ क्या है। तो मैं आपको कुछ थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स बताऊं कि पास्ट 70 इयर्स में जो CO2 का जो कंसंट्रेशन हुआ है वो करीबन 24% से बढ़ गया है। पहले आज से अगर 70-80 साल के पहले का अगर देखें तो करीबन ग्लोब में 330 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ एयर रहते थे, जिसको हम कहते हैं कितने पार्टिकल्स रहते थे पर मिलियन ऑफ एयर में, और वो 330 बढ़ के अभी 410 के आसपास आ गए हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि जो ब्लैंकेट है वो थिक से थिक होती जा रही है, और इसके कारण से आप देखेंगे कि टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको एक मैं स्लाइड बताऊं आपको कि पिछले 8 लाख सालों में ये टेम्परेचर कैसे बढ़ा है, ये जो CO2 है ये कैसे बढ़ा है, तो आपको लगेगा कि ये तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वो जब बढ़ता जा रहा है तो उसके लिए सबके लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या करें। आप देखेंगे कि 1906 से 2005 तक जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है, और इसके कारण से 1970 से जो ग्लोबल वार्मिंग है काफी बढ़ गई है। 2015 से भी अगर हम देखें तो करीबन 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से बढ़ गया है। और अगर हम देखें कि हमारे सबसे गर्म साल कौन से रहे, तो पिछले 17 सालों में 16 साल ऐसे हैं कि जो सबसे गर्म रहे हैं। तो अब यह है कि ये क्यों हो रहा है, तो इसका मैं आपको जैसे मैंने पहले बताया, द मेन कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन CO2 इज इंक्रीज यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जैसे कोयला है, गैस है, ऑयल है। उसको हम जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं तो होता है, हम कार्स है, ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो उसके लिए होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसके लिए होता है। दूसरा एक जो बड़ा रीजन हो रहा है कि ये CO2 बढ़ रही है वो है रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। जैसे जैसे हमारे फॉरेस्ट कम होते जाएंगे तो जो CO2 एब्जॉर्ब करके वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं वो कम हो जाएगा, और अभी जब जगह जगह फॉरेस्ट कटता जा रहा है तो ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है। और थर्ड एक मेजर और रीजन है वो है नॉन वेज फूड। जैसे जैसे मीट और मीट प्रोडक्ट्स का यूज बढ़ता जा रहा है तो आप देखेंगे कि उसके कारण से CO2, उसके कारण से मीथेन है वो बहुत बढ़ रही है। और इन सबको देखने के लिए हमें अब ये देखना है कि आज 100 सालों में अब और आगे क्या हो सकता है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी CO2 निकलती है, जो भी मीथेन निकलती है, वो पूरे
विश्व में, पूरे ग्लोब में करीबन 100 साल तक रहती है, करीबन 100 साल तक वो गैस रहती है। तो इस गैस का आज इम्पैक्ट आज नहीं देखने को मिलेगा, ये 5 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल तक भी मिलेगा। इसलिए हम सबको ये उस समय देखना होगा कि जो भी CO2 निकलती है उसका इम्पैक्ट क्या है। तो आप ये इस स्लाइड में देख रहे हैं, इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं कि कैसे इस CO2 के इम्पैक्ट हो सकते हैं, कैसे कैसे निकलती है। और एक और मैं फिर आपको बात बताना चाह रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसको शॉर्ट में बोलते हैं IPCC, और वो करीबन 97 से अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं, और उन रिपोर्ट में वो बता रहे हैं कि आने वाला समय कैसा आने वाला है, आने वाला ग्लोबल वार्मिंग है कैसे होने वाला है। ये IPCC बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें करीबन 2500 से भी ज्यादा साइंटिस्ट काम कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द कंट्रीज, और ये अपनी रिपोर्ट हर 5 साल 7 साल में बनाते हैं। तो इन्होंने कहा है कि अगर हम जैसे आज बिहेव कर रहे हैं, जैसे आज एक्ट कर रहे हैं, वैसे ही करते रहे तो करीबन 100 साल में 4.8 डिग्री टेम्परेचर, 4.8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये जब बढ़ता है तो क्या होगा, लेट अस अंडरस्टैंड। क्योंकि हमें यही समझना बहुत जरूरी है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब क्या होगा, और जब टेम्परेचर बढ़ने से हमारे जो समुद्र हैं वो वार्म अप हो जाएंगे, वहां से पानी उड़ेगा, जो ग्लेशियर्स हैं, आइस ग्लेशियर्स हैं, वो जब श्रिंक होने लग जाएंगे तो उनका जो पानी है वो समुद्र में आएगा, और उसके कारण से जो ग्लोबल सी लेवल है वो बढ़ने लग जाएगा, और इनके बढ़ने से तरह तरह के मौसम में बदलाव आएगा, तो तरह तरह के मौसम में बदलाव आएगा, और उसके कारण से कई तरह के नेचुरल डिजास्टर्स होंगे। और इस तरह की ऐसी रिपोर्ट में ये बताया गया है, और मैं आपके सामने कुछ फिगर्स बताऊंगा, इसको आपको लगेगा कि अगर हमने कुछ नहीं किया है तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जैसे उसमें बताया है कि करीबन 390 करोड़ लोग वाटर स्ट्रेस से तकलीफ पाएंगे, करीबन 780 करोड़ लोग जो है वो हीट वेव लू के कारण से तकलीफ आएगी, करीबन 180 करोड़ जो लोग हैं वो जो क्रॉप्स कम हो जाएगी, क्रॉप्स नहीं होगी, उसके कारण से उन पे इम्पैक्ट आएगा, और जो 130 करोड़ के आसपास में जो लोग हैं वो जब लैंड डिग्रेड हो जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम हो जाएगी, तो उसके कारण से उन पे इम्पैक्ट आएगा। और इन सब का रिजल्ट क्या होगा, करीबन 50% ऑफ द प्लांट एनिमल जो है वो सारे खत्म हो सकते हैं इन अगले आने वाले 100 सालों में, और बहुत से जो एनिमल्स हैं, बहुत से प्लांट हैं, ऐसी सीवियर कंडीशन में वो सह नहीं पाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। और इन सब का हम सब पे, ह्यूमैनिटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। नंबर उन्होंने भी नहीं बताया राइटली, बट देन करोड्स ऑफ पीपल विल डाई ड्यू टू हीट वेव्स, फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स। और ये जो है, जैसे हमने अभी देखा, एक छोटे से कोरोना ने हमें तकलीफ इतनी दे दी, तो ये जब इस तरह की तकलीफें आएगी तो इस तरह के पेंडेमिक बहुत बड़े वे में आने वाले हैं, बहुत बड़े वे में आने वाले हैं, और हमें सोचना होगा कि हम क्या करें। और इसीलिए आज हर जगह ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होने वाले हैं वो है जो लो लाइंग एंड कोस्टल एरियाज, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि करीबन 67 सेंटीमीटर जो है ये आने वाले समय में, अगर 4.8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 67 सेंटीमीटर जो है वो सी लेवल बढ़ जाएगा। और जब सी लेवल उतना बढ़ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि हर सिटी, हर एरिया, हर कंट्री जो लो लेवल पे है सी के साथ में, उनका क्या होने वाला है। तो इसके लिए पूरे संसार में काफी बातचीत हो रही है, और उसमें मैं बताऊं आपको कि जब ये सिचुएशन और खराब होती जा रही है, और जब IPCC ने इस तरह की रिपोर्ट बनाई, तब करीबन 197 कंट्रीज ने इकट्ठा होके ये सोचना चालू किया। कई सालों से चल रहा है बातचीत। फर्स्ट बातचीत चालू हुई थी क्योटो प्रोटोकॉल से 1997 से, और बाद में ये जो पेरिस के अंदर एक 2015 में एक इस तरह का 197 कंट्रीज ने एक कार्यक्रम बनाया, एक एग्रीमेंट किया उसके बाद में कि हम इस तरह के एक्शंस लें
जिससे कि हम इस टेम्परेचर जो 4.8 बढ़ सकता है उसको 1.5 to 2 डिग्री तक का लिमिट करें। दो इससे भी तकलीफें आएगी, पर अभी तक जो सोच है वो ये है कि हम इस टेम्परेचर को 1.2 से 2 डिग्री तक लिमिट कैसे करें। इवन जब ये 1.5 भी आ जाएगा तो उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत हैं, और उसमें भी करीबन 11% ऑफ द ग्लोबल लैंड है वो इनसे इम्पैक्ट होगी। और अगर वो 1.5 जो है 2 डिग्री बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि करीबन डबल जो एरिया है वो रिस्क में आ जाएगा। आज पूरे विश्व में सोच यही है क्या किया जाए, इसको कैसे रोका जाए। एक अच्छी बात जो हो रही है कि जब यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने ये कॉल दिया कि हमें 2050 तक इस स्थिति को कंट्रोल में लाना है, 2050 तक हमें ऐसा लग जाना चाहिए कि जो अर्थ का टेम्परेचर है 1.5 to 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो उसमें हर देश ने सोचना चालू किया, काम करना चालू किया, अनथिंकेबल को थिंकेबल बनाना चालू किया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चालू किया। आज से 10 साल पहले कोई नहीं सोच सकता था कि हम एक नेट जीरो इकोनॉमी की बात करें, और नेट जीरो इकोनॉमी वो होती है कि जिसमें हम इस तरह के काम करेंगे कि जिसमें अल्टीमेटली जो CO2 जो है वो एटमॉस्फेयर में ऐड नहीं होगी। बहुत कई सालों से इस पे गंभीर बातचीत हो रही है, गंभीर काम हो रहे हैं, और अब आपको जान के खुशी होगी कि करीबन 65% of the GDP of the world, 65% GDP of the world, they have committed in one way or other that we would take all those actions by which we can bring down CO2 emissions, methane emissions, and can be net zero by 2050. और खुशी की बात है कि इसमें अमेरिका ने भी वापस ज्वाइन कर लिया, कमिट कर दिया, यूरोपियन यूनियन, यूके, जापान उन्होंने भी कर दिया, और चाइना ने जरूर ही कहा है कि 2050 की जगह मैं 2060 तक करूंगा। पर बड़ी बात यह है कि हर कंट्री, हर उस कंट्री के जो सेक्टर्स हैं वो सब सोच रहे हैं कि हम इसको ठीक कैसे करें। और जब हम ये इस तरह की बात आ गई है तो सबने ये देखा है कि इसमें अब एक्शंस लेने चाहिए, और मुझे ये लगता है कि अगर ये एक्शंस नहीं लिए गए तो आज हमारे जो एक्शंस हैं उससे क्या होगा। तो मुझे ये लगता है कि आज हम तो पहले सोचते होंगे कि मैंने कुछ काम किया जिससे CO2 निकल गई, और लगता नहीं है कि इससे हिंसा हो रही है, इससे वायलेंस हो रहा है, पर इसका इम्पैक्ट 5 साल बाद में, 25 साल बाद में, 50 साल बाद में जरूर आएगा। और वो जब आता है तब डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट ह्यूमन बीइंग पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, इन सब पे आएगा। इसलिए हमें ये मानकर चलना चाहिए, और खासकर जब हम जैन की बात, फिलोसफी की बात कर रहे हैं, तो हमें ये मान के चलना चाहिए कि आज जो भी मैं कोई अगर CO2 एटमॉस्फेयर में डाल रहा हूं तो शायद उससे कभी न कभी हिंसा हो सकती है। हम लोग सब जो जैन हैं, जैन फिलोसफी को मानते हैं, हम सबको पता है कि हमें महावीर भगवान ने क्या उपदेश दिए, हमारे 24 तीर्थंकर हैं, उन्होंने हमें क्या उपदेश दिए। और उनमें सबसे बड़ा उपदेश जो मैं मानता हूं वो भगवान महावीर का है अहिंसा। और अहिंसा की अब जब बात करते हैं तो इसमें सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए, कैसे हमें अपनी लाइफ को औरों के साथ में जीना चाहिए। और बड़ी बात तो यह है कि आज से 2600 साल पहले भगवान महावीर ने ये सब देख लिया था, क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी थे, केवल ज्ञानी थे, तो उनको पता था कि हर काल में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है। इसलिए उन्होंने 2600 साल पहले पर्यावरण की रक्षा का हमें मंत्र दिया, अहिंसा का मंत्र दिया, अपरिग्रह का मंत्र दिया। और मैं जस्ट कुछ दो जो श्लोक है वो आपको एक बताना चाहूंगा, तो जो इन सब बातों को बता रहा है वो है सबे पाणा पियाउया सुहसाया दुख पडिकला अपियवहा पिय जीविणी जीव उकामा सविसिम जीव्य पियम। सभी प्राणियों को अपने प्राण प्यारे हैं, सबको सुख अच्छा लगता है, दुख अच्छा नहीं लगता, हिंसा सभी को बुरी लगती है, जीना सबको प्यारा लगता है, सभी जीव जीवित रहना पसंद करते हैं और सबको जीवन प्रिय है। इसलिए कहा है
नाईवाइज किंचन, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करो। तो साथियों, हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम फ्यूचर का कैसे ध्यान रखें, क्योंकि आज हम सब लोग पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो हमें देखना होगा कि हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स का, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का कैसे ध्यान रखें, उसके लिए हम कैसे एक्शंस ले रहे हैं। और जब हम सोचना चालू करेंगे तो डेफिनेटली कुछ से कुछ रास्ता जरूर मिलेगा ही मिलेगा। और मैं अगर 1 मिनट के लिए यहाँ पे रुकूं और सोचूं कि मैंने क्या किया, मैं कैसे इस चीजों से प्रभावित हुआ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं करीबन 43 ईयर्स से सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंटेड हूं। और जब मैं सीमेंटेड हूं तो मैं सीमेंट के बारे में ही सोचता रहा। और जब आज ऐसा समय आया जब 99 में, कि जब मुझे करीबन 21 साल हो गए थे सीमेंट इंडस्ट्री में, कि मुझे एक मौका मिला CIA डेलीगेशन में अमेरिका जाने का, US गवर्नमेंट की सहायता से। और उसमें ये बताया गया उस समय, क्योंकि उस समय क्लाइमेट चेंज की बातें, ग्लोबल वार्मिंग की बातें चालू हो चुकी थी, तो उस समय बताया गया कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग आएगी, इसके क्या क्या नेगेटिव्स हैं। और जब उन्होंने बताया, और खासकर जब हमारी मीटिंग जो US के पास्ट वाइस प्रेसिडेंट अल गोर है, उनसे व्हाइट हाउस में हुई, मैं मिसेस सिंह जी और कई CIA के डेलीगेट्स थे, और बाद में हम कई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में गए, तब हमें पता चला कि ये बहुत बड़ी बीमारी है जिसको एक व्यक्ति ठीक नहीं कर सकता, पर इसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पर एक और बात भी पता चली कि अगर हम इस पे अपना एक्शंस ले लें तो शायद हम उसको एक अपने खुद के बेनिफिट के लिए भी काम कर सकते हैं। मैं उस समय श्री सीमेंट ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वहां हमने एक क्लाइमेट चेंज के बारे में अपनी पॉलिसी बना के अपने काम किए। और आपको खुशी होगी कि हमने सीमेंट को भी इस तरह से बनाना चालू किया जिससे उसमें कम से कम CO2 एमिशंस हो, क्योंकि शायद बहुतों को पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में जो सीमेंट प्रोडक्शन होता है वो करीबन 7 से 8% CO2 एमिशन करता है पूरे वर्ल्ड का। और उस CO2 एमिशन को कम करने के लिए हर सीमेंट कंपनी अपना काम कर सकती है, अपना योगदान कर सकती है। तो उसको देख के हमने सोचा क्यों नहीं हम इस काम को चालू करें। हमने बहुत वहां काम किए, उसके कारण से हम जो पावर प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल होता है फ्लाई ऐश, उसको यूज करना चालू किया। उसके साथ साथ में हमने ये भी काम चालू किया कि कैसे कम से कम ऊर्जा में हम सीमेंट बना सके। और एक ये फिलॉसफी थी, यूज लेस प्रोड्यूस मोर। भले ही वो बिजली हो, भले ही वो कोयला हो, भले ही वो पानी हो। तो धीरे धीरे उन कामों पे जब चालू किया तो हमें लगा कि हम एक विश्व में एक बहुत अच्छी सीमेंट कंपनी की श्रेणी में आ गए। और उसके साथ साथ में 99 में जब ये भी पता चला था कि एक इस तरह का एक इंटरनेशनल कार्बन ट्रेडिंग का एक मैकेनिज्म आया है कि जिसमें अगर आप अपने जगह कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना के CO2 कम करते हैं तो वो जो कम की हुई CO2 होती है आप उसको बेच सकते हैं। तो हमने वो भी प्रोजेक्ट बनाया। और 2006 से 8 में जो श्री सीमेंट है उस समय वह विश्व की सीमेंट सेक्टर में पहली कंपनी बन गई जिसने ऐसा प्रोजेक्ट बनाया। और जो CO2 बची उसको हम लोगों ने बाजार में बेच के करीबन उस समय 2009 से 2012 में करीबन 43 करोड़ कमाए। और इन सब काम को देखते हुए उस समय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने श्री सीमेंट को न्यू सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का भी दर्जा दिया। खाली 10 कंपनियों को उस समय दर्जा दिया था, हर तरह की क्षेत्र की कंपनियों में उसमें वो भी था। कारण ये था कि हम लोगों ने एक अच्छी फिलोसफी को बना लिया था और वो काम आगे चलता रहा। और मुझे खुशी है कि बांगड़ जी के नेतृत्व में श्री सीमेंट की टीम के साथ में हम वो काम कर पाए और मुझे भी उसमें बहुत सीखने को मिला। और वही सीख जब मैं डालमिया सीमेंट में ज्वाइन किया तो मुझे एक बहुत ही प्रगति वाले, बहुत ही फ्यूचर विजन वाले पुनीत डालमिया जी मिले। और उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह का एक वातावरण करना है कि जिसमें हम पूरे समाज के बारे में देख सकें, हर स्टेक होल्डर्स के बारे में बात कर सकें और एनवायरनमेंट को कैसे ठीक कर सकें। इसलिए हम लोगों ने उस समय सबको बताना चाहूंगा कि विजन बनाई कि हम कैसे लीडर बने बिल्डिंग मटेरियल्स में
और हम हर स्टेक होल्डर को कैसे प्राइड दें बाय यूजिंग इनोवेशन, बाय यूजिंग सस्टेनेबिलिटी, बाय यूजिंग वैल्यूज एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी। और इन सब को मैं आपको बताऊं कि उसके कारण से हमने एक बिजनेस फिलोसफी क्रिएट हो गई, जो संगीता जी ने भी पहले बताई थी। नहीं अनम्यूटिंग करना। क्लीन एंड ग्रीन इज प्रॉफिटेबल एंड सस्टेनेबल। हम अपने आप को भी बताना चाह रहे थे और विश्व को बताना चाह रहे थे कि जरूरी नहीं है कि जब आप अच्छा काम करने जाते हैं, एनवायरमेंट में काम करना चाहते हैं, तो आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। हमने बताया कि प्रॉफिटेबल है और ये सस्टेनेबल भी है। और इसको देखते हुए हम 2018 में विश्व में सबसे कम कार्बन फुटप्रिंट वाली सीमेंट कंपनी बन गए। और उस समय हमें लगा कि हमें कुछ और आगे बढ़ना चाहिए और कुछ आगे सोचना चाहिए। और उसी सोच के साथ में आप देखेंगे कि हम लोग जो है एक बहुत बड़ा सोच ला पाए। मुझे याद है आज भी कि सितंबर 2018 में मैं जब पर्यूषण के समय में समेत सिकर जी में हमारे आदरणीय साध्वी जी, चंद्रबाला जी के पास में मैं, चंदा, प्रतिभा, रिखब पर्यूषण कर रहे थे, तो उस समय मुझे वहां से सैन फ्रांसिस्को जाना हुआ। और उस समय साध्वी जी ने पूरा ये आशीर्वाद दिया कि जो ये काम मैं कर रहा हूं उसमें आगे बहुत बढ़ेंगे। तो मैंने जाके 2018 में ये अनाउंस किया कि हम डालमिया सीमेंट पूरा कार्बन निगेटिव हो जाएगा 2040 तक। लोग बाग उस समय हंस रहे थे कि ये कैसे हो पाएगा, लेकिन जब हमने उनको बताया कि आज हमने पहले से भी अच्छा काम किया है और आगे से भी हम अच्छा काम करके हम, आप देखेंगे स्क्रीन पे एक फुटप्रिंट्स बताया हमने उनको कि कैसे हर साल, हर 5 साल, हर 10 साल में हम धीरे धीरे अच्छे काम करके इस कार्बन फुटप्रिंट्स को नीचे लाएंगे। एक ये बहुत बड़ा सोच था पूरे, क्योंकि ये उस समय डालमिया सीमेंट पूरे संसार में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पहली ऐसी कंपनी थी जिसने सोच दिया, जिसने ये कम्युनिकेट किया कि ये भी पॉसिबल है। और हमने कुछ ऐसे लीवर्स बताए, ऐसे काम बताए कि हम 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, थर्मल एनर्जी से। 2035 तक हम कोयला पूरा बंद कर देंगे, हम एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और नई टेक्नोलॉजी लाएंगे। क्योंकि सीमेंट में एक होता है कि जब हम सीमेंट बनाना करते हैं तो लाइमस्टोन जलाना पड़ता है, और लाइमस्टोन से जलाते हैं तो डीकार्बोनाइजेशन प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो हमने कहा कि हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे उस समय एक जस्ट हवा में बात थी, दिमाग में बात थी, पर आज धीरे धीरे वो चीज प्रैक्टिकल हो रही है। और उसी को देखते हुए आज यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में हम लोगों को इनवाइट किया कि जहां 70 के आसपास नेशनल हेड्स अपनी बात कह रहे थे कि वो अपनी कंट्री के बारे में क्या करेंगे। उस समय सिर्फ 2 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी, एक स्टील कंपनी थी SSAP स्वीडन की, और एक सीमेंट कंपनी थी डालमिया सीमेंट। और मैं वहां पे जाके वापस एक बार रीट्रेट कर पाया कि हम पूरा इस तरह से काम कर रहे हैं जिससे कि सीमेंट जो है वो कार्बन लेस हो जाए। और ये जब हम कर रहे हैं तो इसमें दूसरों को भी मौका मिलेगा इस तरह के काम करने का। और चूंकि मैंने देखा था 2016 में कि जब जॉन कैरी आए थे, जो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी थे, जब उन्होंने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट साइन किया तो उन्होंने अपनी लैब पे अपनी ग्रैंड डॉटर को बिठाया जो 6 साल की थी, और उन्होंने कहा कि मैं ये पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तुम्हारे लिए साइन कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारे लिए फ्यूचर मुझे अच्छा करना है। तो उसी तरह मैं भी यूएन से ये बात कह पाया कि मैंने नव्या, नायशा, निवान, इनको एक वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए भी इस तरह का अच्छा काम करूंगा जिससे कि मैं एक विश्व को एक अच्छी राह बता सकूं डालमिया सीमेंट जैसे। और वो मैं आपको कह रहा हूं कि वो बहुत सक्सेसफुल हो रहा है। धीरे धीरे कई कंपनियां जो हैं अब इसको फॉलो करने लग गई है और इस तरह से आगे काम बढ़ता जा रहा है। और उसी को देखते हुए जैसे संगीता जी ने बताया, हमें क्लाइमेट डिफेंडर माना लोगों ने, हमें COP26 का वन ऑफ द 16 बिजनेस लीडर माना, हमें वन ऑफ द 2 कार्बन प्राइसिंग चैंपियन माना वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये
जो भी हम अच्छा काम करेंगे तो डेफिनेटली इसमें आगे अच्छा होने ही वाला है। इंपॉर्टेंट है कि हम सबके लिए कैसे सोच सकें, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचें। जब एक लार्जर पर्पस होगा तो डेफिनेटली मौका मिलेगा ही मिलेगा। और आज पूरा विश्व इस तरह की बात कर रहा है कि हम और क्या करें जिससे कि हम अपने आप को और आगे बढ़ा सकें। तो ये तो मैंने अब एक अपनी कंपनी की अपनी बात बताई। अब मैं कहूंगा कि एज ए पार्ट ऑफ जैन, जो हम भगवान महावीर के चेले हैं, जिनकी बातें हम मानते हैं, वो हम क्या करें और उसको हम कैसे आगे ले जाएं, कैसे इस तरह के स्टेप्स लें हम, जिससे कि हम अपने आप को मान सकें कि हाँ, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में काम किया है, मैंने कम से कम वस्तुएं इकट्ठी करने में काम किया है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो। तो डेफिनेटली बहुत से जो एक्शंस हैं, एक इंडिविजुअल ले सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है, समाज ले सकता है, और साथ ही साथ में पूरा देश भी ले सकता है। तो आप देखेंगे कि एज एन इंडिविजुअल हम इस तरह के काम कर सकते हैं जिससे कि कोई भी काम में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है वो कम हो। तो ये सोच हम में लाना होगा, और ये सोच के साथ में हमें इस तरह का एक माहौल बनाना होगा कि ये बहुत जरूरी है कि हम कार्बन फुटप्रिंट्स को समझें। आपको जान के खुशी होगी कि अब धीरे धीरे इस तरह के कैलकुलेटर्स आ गए हैं जिससे कि हमारी हर एक्टिविटी से हम जान सकते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट्स क्या हैं, कितने हैं, किस कारण से बढ़ रहे हैं, किस कारण से घट रहे हैं। और जब हम अगर उसको देखने लग जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कुछ इसमें सोच आएगा कि शायद मैं भी इस पे कम करूं, और वो आएगा। क्योंकि हर जगह मैंने यही देखा है कि सोच सबसे बड़ा काम करेगा। इसलिए मैं तो बहुत उस फिलोसफी का एक मानने वाला हूं, इंप्लीमेंट करने वाला हूं कि जो सोचे वो पावे। और हमने सोचा, हमने पाया भी। और मैं ये कहूंगा, आप भी सब ये सोचिए, आप लोग भी पाएंगे। और आप देखिए कि हमें अब एक्शंस क्या लेने हैं, उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो है फूड का। वैसे तो पूरा जैन समाज इस पे बहुत आगे है, क्योंकि सब लोग जो है वो वेजिटेरियन है, कुछ लोग वेगन भी होंगे, पर ज्यादातर लोग वेजिटेरियन है। और जो नॉन वेज फूड है वो बहुत ज्यादा CO2 निकालता है, बहुत ज्यादा मीथेन निकालता है। तो उसके लिए हम इसको क्या करें। और आप देखेंगे कि IPCC की भी जो रिपोर्ट है उस पर भी उन्होंने बताया कि पूरा वर्ल्ड जो है उसमें 76% जो लोग हैं वो अभी नॉन वेजिटेरियन हैं। इसमें इनको कैसे प्लांट बेस्ड डाइट्स में लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा एक स्टडी है कि अगर पूरे संसार के लोग नॉन वेज से वेज बन जावे तो करीबन 8,000 मिलियन टन पर एनम CO2 कम हो सकती है। आप इस स्लाइड में देखेंगे कि 8,000 मिलियन टन जो है CO2 पर एनम कम हो सकती है। और ये जो CO2 है, ये अगर पूरे वर्ल्ड की हम CO2 माने सीमेंट की, तो ये करीबन 4 टाइम्स है। तो ये धीरे धीरे इसमें बदलाव लाना होगा। और जब ये बदलाव आता है तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बड़ा एक सुधार और बहुत बड़ा एक टेम्परेचर में जो बढ़ रहा है उस पर थोड़ा सा एक बदलाव आएगा, थोड़ा फॉल्ट आएगा। मैं आपको बताऊं कि इस बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जब मैं UN में था 2016 में और 2019 में, तो जो वर्ल्ड लीडर्स को जो लंच सर्व किया गया उस समय वो पूरा वेज था। वो एक शुरुआत थी कि हमें इस पे करना है। और अभी जो COP26 की मीटिंग हो रही है जिसमें करीबन 30,000 से ज्यादा लोग ग्लासगो में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसमें भी आज मैंने न्यूज में पढ़ा कि वहां एक डिसीजन ले लिया है कि वर्ल्ड लीडर्स के लिए सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही मिलेगा। और दूसरा, जो कैटरर ने भी ये अनाउंस किया कि जो भी लोकली फ्रूट्स मिलते हैं, जो लोकल फूड मिलता है, मैं उसी को यूज करूंगा, बाहर से नहीं लाऊंगा, क्योंकि बाहर से लाने से फ्लाइट से आएंगे तो फिर CO2 निकलेगी। तो उस तरह से एक बात आगे बढ़ रही है और हम जैन फिलोसफी में ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं और हमें कोशिश करनी होगी कि हम औरों को भी इस पे कैसे लाएं। दूसरी जो बहुत बड़ी बात हमें करनी होगी वो है इलेक्ट्रिसिटी की।
इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा धुआं उड़ाती है, सबसे ज्यादा CO2 निकालती है। तो इसको करने के लिए हम क्या करें? एक तो है जितनी हम कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, कॉन्शियसली हम इस पे काम करें, तो शायद वो फर्क पड़ जाएगा और उससे पैसा भी बचेगा, बिजली भी बचेगी और CO2 भी बचेगी। और दूसरा ये है कि क्या हम इस तरह के इक्विपमेंट्स यूज करें जो 5 स्टार हो, जो जिसमें कि कम से कम बिजली की खपत होती है, तो उसको हम यूज करना चालू करें, LED लाइट्स यूज करना चालू करें। तो ये तो हो गया एक बात। दूसरा जो जमाना है वो है सोलर पावर का। तो हमें ये सोचना होगा कि अगर हमारे छत है हमारे पास में, तो हम कैसे अपनी छत में सोलर पावर लगाएं। अगर हम बिजनेस में हैं, इंडस्ट्री में हैं, तो इस इंडस्ट्री के लिए हम कैसे सोलर पावर को यूज करें, क्योंकि आने वाले कल में अब ये सोलर पावर थर्मल पावर से सस्ती हो रही है। और आज अगर हम घर में लगाते हैं तो इसका जो पे बैक पीरियड है वो सिर्फ 5 से 7 साल का है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी, जो भी आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि एक सोलर पावर अपने लगाने के बारे में जरूर सोचे। उसी तरह एक और जो नया काम हम एज एन इंडिविजुअल कर सकते हैं कि जब हम अपने घर बनाए तो उस घरों में कैसे एक सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल लगाएं, एक क्लाइमेट फ्रेंडली बिल्डिंग मटेरियल लगाएं, जिसमें ग्रीन सीमेंट हो सकती है। ग्रीन सीमेंट वो है जिसमें कम से कम CO2 निकलती है। दूसरा है हम कैसे फ्लाई ऐश के कंक्रीट ब्लॉक यूज करें। तीसरा ये है कि हम 3D प्रिंटिंग जो अब आने वाले कल में आने वाली है, जिससे कि मटेरियल का यूसेज कम होता है, वो यूज करें। फोर्थ ये होगा कि हम अपने घरों की डिजाइन अब ऐसे करें। ये बहुत बड़ा एक मुहिम पूरे वर्ल्ड में चल रही है कि हम कैसे इस तरह के घर बनाएं जिसमें कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन हो, और उसके लिए प्रॉपर लाइट आए, प्रॉपर एयर आए, और वो प्रॉपरली पर्टिकुलर यूरोपियन वर्ल्ड के लिए प्रॉपरली इंसुलेटेड हो, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन कम होगा। और मैंने कुछ ऐसे घर देखे हैं कि जो बोलते हैं कि नेट जीरो पावर कंजप्शन हाउस, क्योंकि उसके अंदर जो है कि वो पूरे इंसुलेटेड भी बहुत अच्छी तरह से है और लाइट और एयर भी काफी तरह से आती करती है। तो इस तरह से एक नेट जीरो कार्बन होम्स भी धीरे धीरे बनने लगेंगे, और हमें उसके बारे में भी सोचना चाहिए। इसके साथ जो है हम प्लांटेशन का कैसे ध्यान रखें, तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा ट्रीज प्लांट करें। हम अपने टेरेस गार्डन में अपने ट्रीज प्लांट कर सकते हैं, हम और भी कुछ कर सकते हैं, या ऐसा काम करें कि जिससे कि हम फॉरेस्ट को कम नहीं होने दें। आज हम सबकी ड्यूटी है कि आज फॉरेस्ट बढ़े, जिससे कि CO2 का एब्जॉर्प्शन हो और एटमॉस्फेयर में कम से कम हो। तो आज हम इन बातों पे अगर हम अपना काम चालू कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। एक हम सस्टेनेबल फ्यूचर की बात कर पाएंगे। और कुछ और बात जो मैं कहना चाहता हूं वो है पानी के बारे में। पानी है, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, और वो बहुत सही बात है। तो आज हम अपने जीवन में पानी का बचत का कैसे काम करें, भले वो इंडिविजुअल हो, भले ऑर्गेनाइजेशन हो, भले वो हो। और मैं बताऊं कि डालमिया सीमेंट में हमने इस तरह की मुहिम करीबन 6-7 साल से उठाई थी कि हम जितना भी पानी यूज करते हैं उससे ज्यादा बचाएंगे। तो आज मैं बहुत खुशी से कह सकता हूं कि हम करीबन 10 टाइम्स वाटर पॉजिटिव हो गए हैं। अगर हम 1 लीटर पानी यूज करते हैं तो हम 10 लीटर पानी अपने आसपास के एरिया में बचाते हैं, जिससे कि सबको उसका फायदा हो। और इन सब करने से हमने क्या देखा कि ये प्रॉफिटेबल भी है और ये सस्टेनेबल भी है, और ये हर एक की लाइफ में ये एप्लीकेबल है। इसलिए हमें इन सब में सोच बहुत लाना होगा। और आज का जमाना यही है कि हम बेटर एनवायरनमेंट के बारे में सोचें, क्योंकि ना इंडिविजुअल ना ऑर्गेनाइजेशन को ये सोचना चाहिए कि मैं अच्छा कैसे रहूं या मेरा ऑर्गेनाइजेशन कैसे अच्छा रहे। हमें सबसे पहले एक बहुत सस्टेनेबल सोसाइटी के बारे में सोचना होगा, हर स्टेक होल्डर्स के बारे में सोचना होगा। और जब हम वो सोचेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला जो कल है वो अच्छा भी हो सकता है। पर अगर हमने एक्शंस नहीं लिए तो मैंने जैसे पहले बताया उसके डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट्स बहुत खराब हैं। और आज हम देख भी रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा कि पिछले 2 महीनों में कनाडा में जो टेम्परेचर 48-50 डिग्री पहुंच गया। कई लोग मर गए, सैकड़ों लोग मर गए, जगह जगह फॉरेस्ट में आग लग गई, कई लोग मर गए।
आज वेस्ट जर्मनी में जो वन ऑफ द बेस्ट सिविलियन सोसाइटी है, बेस्ट डेवलप्ड सोसाइटी है, वहां पे इतना फ्लड आ गया, उससे लोग प्रभावित हो गए। तो ये इम्पैक्ट आने चालू हो गए हैं। तो धीरे धीरे इस इम्पैक्ट को लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एज ए जैन ऑल्सो, एज ए ह्यूमन बीइंग ऑल्सो हमें सोचनी होगी। और मैं एक बार जरूर कहता हूं जब भी मैं बात करता हूं कि हम जो हमारे जो कोई भी साथी जो स्मोकिंग करते हैं, वो स्मोकिंग को कैसे बंद कराया जाए, क्योंकि ये हेल्थ तो खराब करती है, पैसा खराब करती है, और इसके साथ साथ में ये जो एनवायरनमेंट है उसको भी खराब करती है। तो मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि मेरे पिछले ऑर्गेनाइजेशन में भी और इसी ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी को अलाउ नहीं करते हैं कि वो स्मोकिंग करे, और अदरवाइज उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बारे में हम सोचें, हम करें, क्योंकि अब आने वाला जो समय है वो बहुत डिफरेंट है, आने वाली टेक्नोलॉजी है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत अनथिंकेबल आने वाला है। आज कोई ये नहीं सोच सकता था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी जल्दी आने लग जाएगी। 2 साल पहले भारत में एक भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल नहीं बिकती थी, एक्सेप्ट छोटी जो कुछ कारें थी, रेवा कार कुछ था। और अभी मैं आज ही पढ़ रहा था कि जनवरी से जुलाई तक करीबन 1,22,000 कार, इलेक्ट्रिक कार सेल हुई है। और अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि 2030 के बाद में डीजल और पेट्रोल की कार बनाई जाए या नहीं बनाई जाए। यूनाइटेड किंगडम ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि 2030 के बाद में पेट्रोल डीजल की कारें नहीं बनेगी। अमेरिका कह रहा है कि 2030 में उनके यहाँ करीबन 50% इलेक्ट्रिक व्हीकल होने चाहिए। तो अवेयरनेस है। और इंडिया में भी आप देखेंगे कि जब ये ओला स्कूटर ने बुकिंग लॉन्च की, एक ही दिन में 1 लाख लोगों ने ओला स्कूटर को बुक कराया। इसका मतलब हम लोग भी अब जागरूक हो गए हैं और इस तरह की और कई जो टेक्निक्स आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी, भले वो ग्रीन हाइड्रोजन की हो, कुछ भी हो, हमें उन सबको एडप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा और एक चेंज के लिए तैयार रहना होगा। हम हैं भी और आज जैन फिलोसफी के हिसाब से हमें जीव दया का सोचते हुए कि हाँ, मैं आज जो भी कोई CO2 बचाता हूं वो आगे के लिए ठीक होगी। अगर मैं ज्यादा बढ़ाता हूं CO2 तो आगे कहीं ना कहीं इससे हिंसा होनी है। आज मैं कोई ज्यादा मटेरियल परचेज करके अपने पास रखता हूं तो शायद उसको बनाने में जो इतनी CO2 लगी है वो ठीक नहीं है। तो ये सोच से मेरे ख्याल से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा इतनी आप सबसे बातचीत करके। और मैं बस यही निवेदन करूंगा कि जो अप्लाइड जैनिज्म का जो चालू किया है डॉक्टर विपिन दोषी जी ने और संगीता जी ने, इसको हम चालू रखें, इसकी बातें चालू रखें, क्योंकि जितनी बातें चालू रहेगी उतना ही काम चलता रहेगा। तो मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, मेरी बातें करने का मौका दिया, मेरी कंपनी की बातें करने का मौका दिया और विश्व की बातें करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. This has been extremely inspiring. Lots and lots of practical insights. I would request my colleague Vishal ji to take it over. Yeah, sorry, sir. Sangeeta, before Vishal comes, I just want to make one comment. Yeah. If you allow me. Absolutely, sir. देखिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि देखिए, हम साधु भगवंतों को प्रणाम तो करते हैं, वो हमारे गुरु जी है, हमें मार्गदर्शन देते हैं। लेकिन जब भी महेंद्र सिंह जी जैसे लोग जब ये आते हैं तो मैं मानता हूं कि जैन धर्म के बारे में और विश्व कल्याण की जो बात आज हम सोच रहे हैं, जो भगवान महावीर ने कही है, जितना कंट्रीब्यूशन हमारे साधु भगवंत का है उससे कोई भी तरह से कम कंट्रीब्यूशन ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट का नहीं है। हमें ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम साधु भगवंत को कोई, लेकिन देखिए ये लोग भी है, वो उतनी ही हमारे जैन धर्म की सेवा कर रहे हैं या तो हमारी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि उसका रोल एक बहुत महत्व का है। दूसरा एक पॉइंट मैं कहता हूं और आज सबके सामने जो भी मेरे साथ जुड़े, व्हाई डोंट वी सेलिब्रेट पोल्यूशन डिफरेंटली? हम क्यों एक ही बात करते रहे? क्यों हम हमारे बच्चे को ये नहीं कि भाई पोल्यूशन के अंदर तू 100 ट्रीज को इम्प्लांटेशन कर, पोल्यूशन के अंदर तू इलेक्ट्रिसिटी कम यूज कर, पोल्यूशन के अंदर तू पेट्रोल का यूज कम कर, पोल्यूशन के अंदर तू पानी का यूज कम कर। Why are we not telling our children to do something which they will accept and which is very practical? And that is what Tirthankar Mahavir has told us. We are not going against the religious
activities at all or rituals at all. These are also type of the rituals. ठीक है, आप उपवास करो नहीं करो, करो तो अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं करो, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये सोच यंगस्टर्स पे डालेंगे तो आई थिंक द टेबल विल टर्न अराउंड. और तीसरी चीज कहना चाहता हूं, महेंद्र जी ने सोलर की बात कही. देखिए, हम सोसाइटी वाले क्या सोचते हैं, ये तो महंगा है, आज की जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है उससे थोड़ा महंगा. मैं कहता हूं हम दान कम करें और खर्चे कम करें, लेकिन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर थोड़े पैसे हमें ज्यादा देने हैं तो भी हमारी सोसाइटी के अंदर हमें सोलर प्लांट्स डालने चाहिए, हमें इलेक्ट्रिक कार का यूज करना चाहिए. आज महंगी लगेगी, हो सकती है मे बी, बट एट द एंड ऑफ द डे आप और कुछ बचा लीजिए. अगर और बचाएंगे तो उसके बदले आपको ये खर्च कर सकेंगे, और ये खर्च आपके लिए आप नहीं कर रहे हैं, आपके चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं. और महेंद्र जी ने जो बहुत बढ़िया बात की कि when the declaration was to be signed, Al Gore keeps his 6 years old child and saying कि मैं ये मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे लिए कर रहा हूं. तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट मैसेज. थैंक यू महेंद्र जी. विशाल, ओवर टू यू. और मैं भी एक इसी समय बात कर लूं, जो आपने बातें कही है 25% की डेफिनेटली करना चाहिए, और हम तो एटलीस्ट इस बार इसको फॉलो करेंगे. और दूसरी बात यह है कि कोई भी एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं, भले कोई इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है, और उनको लगता है कि ये महंगा है, तो वो मेरे से बात कर सकता है, मेरे साथी से बात कर सकता है, हम बता सकते हैं. क्योंकि हमें जो अपनी जिंदगी 1 साल की 2 साल की नहीं देखनी है, हमें 3 साल 5 साल 10 साल की देखनी है. और दूसरा है, खुद के बारे में नहीं सोचना है, औरों के बारे में भी सोचना है. थैंक यू. जय जिनेंद्र, महेंद्र जी, and I would like to pick up the thread from where Dr. Bipin Doshi has just concluded his remark. सर, ये जो पर्यावरण की समस्या है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, आपने कुछ एग्जाम्पल दिए, ये सोलार का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो which can mitigate the consumption of fossil fuel, which is causing lot of CO2 emission, जिसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की समस्या उत्पन्न हो रही है. ये सारी समस्याओं का this is, I mean, it does not seems to be a technological challenge as such. हर एक चीज का सोल्यूशन है. पेट्रोल कार का सोल्यूशन है इलेक्ट्रिक कार, जो कि काफी समय से प्रचलित है. कोल बेस्ड पावर प्लांट का सब्स्टिट्यूट काफी समय से है सोलर प्लांट. दिस सीम्स टू बी मोर ऑफ ए सोशल प्रॉब्लम क्रिएटेड पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. पिछले 20वीं सदी में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इतना हुआ, उसके बाद की यह समस्या पैदा हुई है, ट्रिगर्ड थ्रू सम सोशल इम्बैलेंस. कुछ कहीं ना कहीं उससे उसके तार जुड़े हुए दिखते हैं. नाउ टुडे when we have gathered here from a community of Jain Samaj who consider themselves to be the champion of अहिंसा एंड जीव दया, ये हमारे मूलभूत सिद्धांत है. तो ये पूरे सीन में, पूरे सिनारियो में, how can we as a community can participate in this mitigation initiative? चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे तो बहुत कुछ है, पर मे बी एज ए कलेक्टिवली हम क्या कर सकते हैं? डू यू सी सम स्पेस फॉर सोशल एक्सपेरिमेंट? कोई आपके ग्लोबल एक्सपीरियंस एक्सपोजर में से कहीं आपको ऐसा कोई दृष्टांत पेश करना चाहे, कोई दूसरे वर्ल्ड में कहीं पर कुछ ऐसा कम्युनिटी इनिशिएटिव हुआ हो which we can adopt and create a sustainable ecosystem which can be replicated? कुछ उसमें से मतलब कहीं से कहीं पहल शुरू की जाए. विशाल जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और एक कम्युनिटी एक्शन होगा तो उसका बहुत बड़ा फायदा होगा. और इसमें जो कई एक्शंस लिए जा सकते हैं, एक तो ये है कि हम कैसे अपने आप को कमिट करें एज ए सोसाइटी ऑल्सो, एज ए ग्रुप ऑल्सो, कि हम जो भी सस्टेनेबल एक्शंस हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे. जैसे आज हम कह सकते हैं कि मैं अब जहाँ मेरा मंदिर, देरासर है, मंदिर है, कुछ भी है, तो वहां मैं पूरा सोलर पावर ही यूज करूंगा. और डेफिनेटली महंगा हो वो छोटा हो वो फर्क नहीं पड़ता है, पर एक मैसेज देने के लिए आज हम जो भी नया काम करेंगे उसमें हम ग्रीन मटेरियल ही यूज करेंगे. आज बहुत विश्व में कई जगह इस तरह का काम हो रहा है,
कि इवन लोग जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट देके भी, भले वो स्टील हो या सीमेंट हो या बिल्डिंग मटेरियल हो या फ्रिज हो, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा कॉस्ट देके लिख रहे हैं, खरीद रहे हैं, जिससे कि वो पर्यावरण की रक्षा कर सके। तो एक इनिशिएटिव सोसाइटी के बेसिस पे लिया जा सकता है। एक वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत बड़ा काम हो सकता है कि वेस्ट को कैसे मैनेज किया जावे और कैसे यूजफुली उसको यूज किया जावे। क्योंकि हम भगवान महावीर का भी अगर देखें तो सबसे बड़ी जो सीख उन्होंने दी थी कि रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन कैसे हो और वो सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे आ जाए। तो आज अगर हम सोच लें कि मैं कोई भी जो वेस्ट है उसको कहीं कहीं से रीसर्कुलेट कराऊंगा, कहीं से कहीं रीसर्कुलेट कराऊंगा, और एक ग्रुप का एक ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है कि जो इसमें इस टेक्नोलॉजी को देने की कोशिश करे, तो वो काफी हो सकता है। तो सोलर का है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की बात इसमें आई गई, वेस्ट मैनेजमेंट का है, एंड थर्ड जो मेजर और हो सकता है वो है प्लांटेशन का। आज किस तरह से हम ये बेड़ा उठाएं कि जो एक सरकार के पास में भी जितनी वेस्ट लैंड है, उस वेस्ट लैंड को हम कैसे एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट करें। तो इस तरह से बातें सरकार भी सोच रही है, पर एज ए ग्रुप डेफिनेटली हमें उसको सोचना ही चाहिए कि हम उसके बारे में क्या करें। और ऐसी कोई भी मुहिम होती है तो मैं हर तरह से उसमें जुड़ना चाहूंगा, और जो डॉक्टर विपिन दोषी जी का सोच है इतना बड़ा, उसको इम्प्लीमेंट कराने में हम सब कैसे जुड़े, वो बात अच्छी रहेगी। वेरी मच सर। सर अभी ये आज एक स्टार्टअप का जमाना है, नए नए विचार, नई सोच। अब ये आज के युग में कोई नए एंटरप्रेन्योर हु वांट्स टू वर्क इन द डोमेन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, उससे जुड़े हुए कोई भी, जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई टेक्नोलॉजी है, या कोई भी ऐसी कोई चीज है which touches that dimension of sustainability, the core focus is on that। तो ऐसे कोई एंटरप्रेन्योर है या ऐसे कोई नए विचार है बेसिकली, तो उनको आप कुछ किस तरीके से आप सपोर्ट कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं? व्हाट काइंड ऑफ पार्टनरशिप परहैप्स कैन बी स्टीच्ड विथ योर सपोर्ट? क्योंकि आप एक योर कॉर्पोरेट हाउस इज चैंपियन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो ये इसके ऊपर कुछ अगर आप कह सकते हैं। जरूर हम स्टार्टअप को सपोर्ट कर सकते हैं और उसमें एसोसिएट भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी 10 दिन पहले ही हमारे ग्रुप ने अनाउंस भी किया है कि हमारा जो प्रॉफिट है, उसका जो डिस्पोजेबल प्रॉफिट है, उसका जो 10% है हम ऐसी टेक्नोलॉजी में लगाएंगे कि जो ग्रीननेस को बढ़ाती है, जो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाती है, जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाती है। और दूसरा है कि अब बहुत से ऐसे आइडिया हैं, भले वो वेस्ट मैनेजमेंट में हो, सोलर टेक्नोलॉजी में हो, आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो, ग्रीन हाइड्रोजन में हो, और कैसे हम इस तरह के हम कैसे ऐसे प्रोडक्ट को बना सकें, जैसे आज पेपर नैपकिन्स है, टिश्यू पेपर है, अब उनको हटाने के लिए और कोई दूसरा प्रोडक्ट बन रहे हैं आजकल जगह जगह। आज जो बायोग्रेडेबल नैपकिन्स बन रहे हैं, हम उनको कैसे यूज करें, इस तरह से हो सकता है। पर डेफिनेटली पर्सनली भी मैं चाहूंगा कि मैं इन्वॉल्व हूं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। भी खाएगा, बाद में खाएगा। Excellent, sir. That is superb. It's very encouraging for new entrants who wants to contribute in this space while making profit. I mean, business तो करना ही है, but then it's a win-win situation. So would like to ask anybody in the audience who have any query, कोई प्रश्न पूछना चाहता है महेंद्र जी से, please they can raise their hand. हाँ कोटारी सर। मैं चाहती हूँ और इजाजत हो तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आपने जो व्यवहारिक उदाहरण दिए वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह पोखरना हूँ अहमदाबाद से, और एक्चुअली हम क्या है कि 2 अक्टूबर को एक्चुअली ये यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे डिक्लेयर किया था 2007 के अंदर, लेकिन बहुत कम लोग इसको मनाते हैं। तो हमको क्या है कि ये जो 2 अक्टूबर की जो तारीख है, मतलब वो महात्मा गांधी की याद में यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया था उसको।
तो हमें क्या है कि इसको बहुत बड़े स्तर पर लगभग 200 देशों के अंदर इसको मनाया जाना चाहिए। तो इससे क्या है कि बहुत बड़ी जागृति होगी। हम 5 साल से यहाँ मना रहे हैं गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर कुछ जिलों के अंदर। तो इसको क्या है कि बहुत बड़े स्तर पर ले जाने की जरूरत है। इस साल हम कुछ योजना बना रहे हैं, मतलब तो उसमें हम चाहेंगे कि आप हमारा मार्गदर्शन करें और हम चाहेंगे कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपका इतना अनुभव है, यूनाइटेड नेशन से आप जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिकल वर्क किया है, तो मेरे ख्याल से आप हमारा मार्गदर्शन करें, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। पोखरणा साहब, आपका सोच बहुत अच्छा है और डेफिनेटली हम इसमें जुड़ सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं कि जिससे कि हम सबको एक मैसेज दे दें कि हाँ, ये नॉन वायलेंस आज का नहीं देखना है हमें, नॉन वायलेंस आज से 20 साल का बाद भी देखना है, 50 साल के बाद का भी देखना है। क्योंकि हम लोग ज्यादातर सोचते हैं कि आज मैंने कुछ नहीं किया, आज किसी को नहीं मारा, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, तो मैं अहिंसा का काम कर रहा हूं। पर शायद जब हम इस सोच को इस तरह से ले जाएं कि आज के काम का अगर 20 साल 50 साल बाद भी इम्पैक्ट आता है, तो इसको समझना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा आपने एक बात बताई है, इस पे आगे काम करना चाहिए। और किसने हाथ रेस किया है? विशाल जी हाँ। मैं बोल सकता हूँ कुछ? जी प्लीज। हाँ, मेरा प्रश्न था, अगर इजाजत हो तो पूछूं? आप देखिए भाई मेरा साहब, नाम जयदीप भाई शाह है और मुझे कुछ कहना है और आई हैव सम कमेंट्स, सम क्वेश्चंस। इफ यू अलाउ मी, आई मे प्रोसीड। या यू गो हेड। मेरी एक ही विनंती है कि सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछिए, अलग बातें अगर बाद में करें तो अच्छा रहेगा। I unmuted myself. Yes. Please continue. Hello. Please continue. Yes. Okay. Can we now request Dr. Jayaraj Jain to ask his question? Can you please unmute yourself, Dr. Jayaraj Jain? सिमी साहब, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ। जल के बारे में एक दो हम लोगों का सिचुएशन है। पानी के बारे में जी। एक तो हम एज ए कम्युनिटी, जो हमारे घरों के अंदर में बर्तनों को हम साफ करते हैं, जूठे बर्तन वगैरह साबुन से यूज करते हैं। वो साबुन एक डिटर्जेंट है और वो पानी को और पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। उसकी जगह पर हम राख यूज करना शुरू करें, भस्म, जो ज़्यादातर काऊ डंग से बनती है या लकड़ी से बनती है, वो अवेलेबल हो सकती है। नॉट प्रोबेबल, सर्वे किया गया था, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम इफ डिमांड कम्स। तो हम ये यदि राख से यूज करते हैं तो उस पानी को वापस आइदर यूज भी कर सकते हैं। उसको यदि हम काफ़ी देर तक रखें तो निथारने के बाद में वो पानी जो बचता है, मतलब ऊपर से निथार करके ले लेते हैं, तो वो हमारे टॉयलेट्स में और में दूसरे सेकेंडरी यूज के अंदर में काम आ सकता है। और यदि हम पानी का बजट बनाएं कि दिन भर में मैं अपनी फैमिली के लिए इतना पानी यूज करता हूँ, ऐसा यदि बजटिंग रहे, और पीने के लिए जो पानी है उसको ट्रीट करें। आपको शायद मालूम होगा, हमारे शहरों में जो पानी सप्लाई होता है उसके अंदर में क्लोरोफॉर्म मिलता है, और क्लोरोफॉर्म जो मिलता है इंडियन सिटीज के अंदर में, वो आईआईटी खड़गपुर और धनबाद ने पता लगाया है कि वो सेफ लिमिट से करीब 8 टाइम्स ज्यादा उसके अंदर में क्लोरोफॉर्म है, एंड इट प्रमोट्स कैंसर। ये इतनी बड़ी रिसर्च है, लेकिन अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर में कुछ ज्यादा काम नहीं कर पा रही है, उनकी अपनी मजबूरी है। हमने उनको प्रेजेंटेशन दिया कि ये आप इतना यदि सब पूरी भारतीय जनता को कैंसर की तरफ धकेल रहे हैं तो क्यों नहीं इसका उपाय किया जाए। हम जैनी लोग इसका उपाय एक जानते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पानी का धुवन बनाते हैं राख मिला करके, और वो धुवन बनाना, या उसको हम भस्मी जल बोलते हैं, भस्मी जल बनाने के अंदर में हम 1 लीटर पानी के अंदर में करीब 3 ग्राम भस्म घोल करके। आपका आइडिया क्या है? आपका क्या
पानी को सेव करने का। जीवराज जी ब्रीफ रहिए, देयर आर मेनी पीपल हु आर आस्किंग द क्वेश्चन। ओके, हम आपका एक पूरा सेशन रखने वाले हैं पानी के बारे में आपका। थैंक यू। तो वो पानी को यदि हम बस बनाकर यूज करेंगे तो हमारे दिमाग में रहेगा पानी का कंजम्पशन कम करें। आइडिया यह है कि हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको अपने पानी बचाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू साहब। आपने बहुत अच्छी बात बताई जीवराज जी। और आप जो कह रहे हैं, पहले हम लोग राख से हमारे घरों में ये सब होता ही था, और आज भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और जितना जो भी डिटर्जेंट या जो भी ऐसा मटेरियल है जिससे बनाने में CO2 निकलती है, तो धीरे धीरे उसको कैसे अवॉइड किया जाए वो सोच लानी ही पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम जयंत भाई है और मुझे कुछ कहना है। हेलो, मैं कहिए, आप कहिए। यस सर। इंडिया में is a exporter of beef production. How can we stop it or reduce it? Because you are in such a position that you can do something, and we are in a much better position with the kind of prime minister that we have, the kind of Congress that we have. So I would say that now definitely some restrictions would come, because this has now been linked with the CO2 emissions, methane emissions, and it has been linked with the climate change. So slowly the reduction in export, reduction in usage would come, and then we would find that yes, positive changes are coming. And I think few times Jain organizations and few other organizations have also given the representation, and I'm sure it will get some positive response now. I am a Vaishnav, and Lord Krishna is a worshipper of cow, and we are, so Hinduism basically is does not support killing of cows or eating beef and all that. I think I will interrupt over here by saying that देखिए, हम धर्म की बात करेंगे तो नॉन वेजिटेरियन को नहीं रोक पाएंगे। हमें पीपल वर्ल्ड ओवर को एजुकेट करना है कि नॉन वेजिटेरियन इज नॉट अ राइट फूड। जब तक साइंटिफिकली, देखिए आप, हम गांव को माता कहते हैं, इसके लिए आप बीफ खाना बंद कर दीजिए, ये कोई लॉजिक दुनिया के अंदर चलने वाला नहीं है, क्योंकि 92% ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड आर स्टिल नॉन वेजिटेरियन। हमें ये समझना है, तो हमें अलग तरह से जाना पड़ेगा। हमारे पास हार्वर्ड के या तो बर्कली के या तो स्टैनफोर्ड के कुछ ऐसे रिसर्च पेपर होने चाहिए, कुछ ऐसा वर्क होना चाहिए, ताकि विश्व के लोग ये मानना शुरू करें कि नॉन वेजिटेरियन इज नॉट अ राइट डाइट। देखिए, हम धर्म की भाषा से नहीं चलेंगे, हमें विज्ञान की भाषा से चलना पड़ेगा। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन टेक। डॉक्टर दोषी साहब, मैं बताऊंगा कि इस तरह की स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, और धीरे धीरे बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत से ग्रुप्स, बहुत सी कंट्रीज अपने आप को कमिट कर रहे हैं कि हम इतना % नॉनवेज कम लाएंगे, इतना % कम लाएंगे, और वो धर्म के लिए नहीं, आपने जो सही बात बताई, धर्म के लिए नहीं, बट क्लाइमेट चेंज के लिए, फ्यूचर जनरेशन को बचाने के लिए। Absolutely. We'll take next question from Mr. Naresh Sakleta ji. Hello. Yes sir, please go ahead. हाँ सर, जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र साहब। ये अभी जो साबुन और डिटर्जेंट से बहुत ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है, उसके लिए अपन एंजाइम्स उपयोग कर सकते हैं, किंतु एंजाइम्स बनाने में जो बैक्टीरिया डेवलप होते हैं, तो उसमें हमारा अहिंसा के सिद्धांत के अंतर्गत क्या ये उचित है? शायद नहीं हो, लेकिन इस पे ज्यादा तो डॉक्टर विपिन दोषी साहब बता सकते हैं। नहीं, देखिए, हम लोग एक इंद्रिय जीव की बहुत सोच रखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय कितनी मर जाती। तो हमारा फोकस एक इंद्रिय से हम पंचेंद्रिय पे लेके जाए तो ठीक रहेगा। बहुत सोचा हमने एक इंद्रिय का, और पूरा हमारा जैसे पानी उबाल के पियो, कंदमूल नहीं खाओ, उसके ऊपर भी हम चिटके रहे हैं, और जो मेजर चीजें करनी है वो भूल गए हैं। तो हमें ये थॉट से भी निकलना ही पड़ेगा बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कोई एक इंद्रिय जीवों को नुकसान करना है, वहां भी जयना तो करनी ही है,
नहीं, और उसके लेकिन अलावा भी डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने में और साबुन बनाने में बहुत ज्यादा जीव मर जाते हैं ऑलरेडी फैक्ट्रीज में। उससे भी ज्यादा हिंसा होती है वहाँ। राख के उपयोग में, जैसे हम पानी उबाल के पीते हैं तो पहले टाइम जब भी पानी उबालते हैं तो हिंसा ही करते हैं ना, लेकिन बाद में जो परपेचुअल जो उसमें जीव होने वाले हैं अगले 8 घंटे तो उसको बचा लेते हैं। तो हमें ये पूरा का पूरा साइंस ऐसे सोचना है, उसको बचा लेते हैं, अपना स्वास्थ्य बचा लेते हैं, और फिर वो गंदी दवाइयों नहीं लेना पड़ती जिसमें बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, अगर राख का अपन उपयोग करते हैं, जो दोहन पानी का उपयोग होता है, तो राख से प्यूरिफाई होता है वो पानी, राख से पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, अल्कलाइन बन जाता है उससे वाटर, वो अल्कलाइन बढ़ती है उसकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके थॉट्स शेयर करने के लिए। हम अगला क्वेश्चन लेंगे एसएस जैन से। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? सभी को जय जिनेंद्र। जिनेंद्र, मैं एसएस जैन, मैंने सिंघी जी के साथ में 11 साल काम किया है और इनके साथ मिलकर मैंने भी नई टेक्नोलॉजी से कैसे CO2 कम जनरेशन में किया है। मैंने करीब 48 ईयर तक सीमेंट इंडस्ट्री किया है और पिछले 2 साल से रिटायरमेंट के बाद में जब मैंने महावीर के सिद्धांतों का अध्ययन किया तो जो मैंने इंडस्ट्री में किया वो पूरा ही मतलब अलग हो गया। अगर आप आवश्यकताओं को सीमित कर लो तो उत्पादन भी कम करना पड़ेगा, जितने भी अपने रिसोर्सेज है वो भी कम काम में आएंगे। तो अपने यहाँ भी जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमारे महावीर स्वामी ने बोला पानी का लिमिटेड यूज करो। हमारे जो 14 नियम है जो सुबह उठते ही अपन लेते हैं कि मैं इतनी सब्जी खाऊंगा, इतने पदार्थ खाऊंगा, इतने ये खाऊंगा, तो वो लिमिट करते हैं कि आप अपने उपयोग में कितना लाओगे। तो जो महावीर का सिद्धांत को अगर अपन फॉलो कर लेंगे और उसके साथ में जो नई टेक्नोलॉजी को यूज कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है वो बहुत जल्दी ही अपन मीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड पूरा वर्ल्ड उसको माने, तब ये हो सकता है। तो मैंने ये महावीर के सिद्धांत आगम जब मैंने पढ़े तो मेरे को बहुत कुछ ये मिला कि महावीर स्वामी ने जो कहा है वो हम कर ही नहीं रहे, थोड़ा भी उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर उसको अपन फॉलो करें और हम फॉलो करें, आप अगर रेस्पॉन्सिबल आदमी है तो 10 आदमी आपको फॉलो करेंगे। तो मेरा यही सुझाव है कि सिंघी जी ने जो बताया ग्लोबल वार्मिंग वर्ल्ड में क्या हो रहा है वो तो जरूर होना ही चाहिए, पर एज ए महावीर स्वामी के अपन भक्त हैं, उनको क्या करना है, अपने आवश्यकताओं को लिमिट करना है। जैसे ये कोरोना ने सबको सिखा दिया है कि कैसे काम चल सकता है, कितने कम चीजों में काम चल सकता है, तो वो महावीर स्वामी के सिद्धांत थे। तो मैं इतना ही कहूंगा कि आवश्यकताओं को सीमित करिए, वनस्पति का नाश मत करिए, पानी का लिमिटेड यूज करिए, तो अपने आप जो ये संसाधन है जिसके कारण जो यूज करके बढ़ाने पड़ते हैं वो अपने आप कम लगेंगे। तो अपने आप ही ग्लोबल वार्मिंग महावीर स्वामी के सिद्धांतों से कम होने की संभावना है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जैन जी नमस्कार। और जैन साहब और हमने साथ में काम किया है, बहुत सक्सेसफुल व्यक्तित्व है और इन्होंने भी और कैसे हीट कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन और कैसे वेस्ट को अच्छी तरह यूज किया जाए, सीमेंट सेक्टर में इनका बहुत बड़ा योगदान है। पर आपने अच्छी बात बताई जैन साहब, और सब इसके बारे में जरूर सोचेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जैन साहब। अभी हम इनवाइट करेंगे रविंद्र सिंघवी जी। कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and share your thoughts or question? Ravindra Singhi ji. हाँ जी, Singhi ji, first of all, very fantastic delivery. We really enjoyed your talk, and we all know that what you are doing, and we are not surprised what you have spoken, but it was really very well, and we really learnt a lot. So congratulations. And keep the Indian flag high, as our Chopra has kept the flag high. You also keep the flag high in the global world. And we all learn from you, and please share your learnings with all of us from time to time. That's all from my side. Wish you a very, very good day and very good time going forward. All the best. Thank you, Singhvi ji. Thanks for
speaking from Lagos. Thanks for leading many companies in a big way, and I know your contribution also. But then surely it's a work being done together, and we all should, and particularly we all Jains should come. That how as a climate protector, more can be done by combining the groups. Thank you, Singhji. Just 1 minute. Since you have taken the Lagos name, I would like to further add that, as you know, that we also have cement company, and whenever the cement reference comes, I always remember you, and someday I will invite you to give a talk to our cement people also, so that they can also fall in line what you are doing globally. Sure, thank you. Thank you. All the best, Singhji. Thank you so much. Anil Shah wanted to talk. Anil Shah. Anil Shah. Sure. Anil Shah ji. जय जिनेंद्र साहब सभी को। सिंघी साहब का बहुत ही अद्भुत उद्घोषण हुआ। मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम सब मिलकर डिसाइड कर लें कि हम पेपर नैपकिन का यूज नहीं करेंगे और प्लास्टिक के सामान का यूज नहीं करेंगे जहां तक पॉसिबल हो, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में बहुत बड़ी बचत हो जाएगी फॉरेस्ट बचाने में। मैं आपको बताऊंगा कि अभी हिंदुस्तान में उतना यूज नहीं हो रहा है जितना वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है। वो तो हर सेकंड में, हर मिनट में उनको पेपर नैपकिन और इस तरह का थ्रो अवे चीजें चाहिए। अगर आज से ही हम ये डिसाइड करें कि साहब इस पोजीशन में भी या आने वाले टाइम में हम पेपर नैपकिन का यूज कम कर देंगे या खत्म कर देंगे और आगे वाले बच्चों को भी ये शिक्षा दें, तो शायद हमारी एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट सेविंग हो जाएगी इससे। ये मैं सिंघी साहब का से इस बारे में मेरी पहले चर्चा हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि वो इसको थोड़ा और बोले, क्योंकि संतों के मुंह से निकली हुई चीजें तो सबके दिमाग में उतर जाती है। धन्यवाद। अनिल भाई, और डेफिनेटली आपने मुहिम छेड़ी हुई है, मुझे पता है, और इसमें काम आगे बढ़ेगा और जो भी लोग सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वो डेफिनेटली सोच को और आगे बढ़ाएंगे और हमें करना भी चाहिए, क्योंकि हम सबका ये मानना ही है कि फॉरेस्ट को जितना बचा पाए तो हम आने वाली जनरेशन को बचा पाएंगे। थैंक यू। I think give 1 minute to Mr. Vijay Bapna, Mahavir International. Yes. हाँ, Vijay Bapna जी sir. Jai Jinein. Can you hear me? Yes. Okay. Mahendra ji, बहुत बधाई आपको. Very nice talk, and it was pleasure to listen you. Actually, आज just to information, ऐसी relevant है इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि महावीर इंटरनेशनल ने आज जयपुर में 500 बनियन ट्रीज प्लांट किए और अभी 3000 का करीब और प्लान है, और इन टुडे इटसेल्फ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसकी एंट्री हो चुकी है. जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, महावीर इंटरनेशनल डूइंग लॉट ऑफ प्लांटेशन एंड ग्रीन क्लीन इंडिया का चल रहा है रेगुलरली, एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट एज वेल. प्रीटी श्योर. ओके, एंड नाइस टू टॉक दैट हियर यू टुडे. थैंक यू. बहुत बधाई बापना साहब. और इस बार हमारी मिसेज ने भी बीड़ा उठाया कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाऊं, और उन्होंने अपने बर्थडे मंथ में कई ऐसे काम कराए हैं कि जिससे कि जगह जगह पेड़ लगे हैं, और हमारे साथी उसमें सपोर्ट भी कर रहे हैं. पर डेफिनेटली हम सबको इसमें बहुत आगे बढ़ना चाहिए, बहुत काम करना चाहिए. और राजस्थान में भी कई ऐसे सांचौर एरिया, कुछ एरिया, जालोर एरिया साइड में लोगों ने मंदिर में इस तरह के बहुत बड़े काम किए हैं. फ्रैंकली वैसे तो महावीर इंटरनेशनल कई 50,000 प्लांट साल के लगाता है, बट टुडे वाज अ बनियन ट्री का जो है दिस इज ऑल द वर्ल्ड रिकॉर्ड में है. अदरवाइज देयर आर मोर देन 50,000 प्लांट्स आर बीइंग प्लांटेड एवरी ईयर. और हम लोगों का भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है कि अगले 5 साल में कम से कम 5 लाख पेड़ हम लगाए, और हमने खासकर मेघालय, आसाम और बेलगाम में बहुत बड़ा काम चालू किया है. Good. Anyway, you have been doing a lot. I know that. Thank you, Bapna sir. Bye. And fortunately, बापना जी, आपने म्यूट कर लिया अपने आप को. Can you please unmute? No, I know. No, I was just saying, Mahendra ji, because of this today, incidentally, we both are in green dress only. That's what I was saying. क्योंकि जब क्लाइमेट की बात होनी होती है, बिल्कुल. मैं वो सोच कर नहीं आया, वैसे ही आ गया था. मैं वो सोच कर आया हूँ. Good, I know that.
Okay. Thank you. Thank you, sir. SS Jain जी, आपने हाथ रेस किया हुआ है. Would you want to नहीं। say something again? नहीं, हाथ नीचे नहीं कर पाए वो. मैंने अपनी बात कह दी है. अच्छा, okay, thank you. Thank you very much. Thank you. So yeah, I just want to make one point and then I'll invite my colleague Shwetal Shah ji for vote of thanks. So बीच में बात हुई थी कि I mean कैसे non-vegetarian food कम किया जाए, and sir ने बताया it cannot be done on the basis of religion. In fact, इसी week एक survey आया है US में. I think it was a survey of about more than 2,000 people, and the survey findings बताती है कि 2040 तक more than 90% of the people in US will turn from non-vegetarian to plant-based diet. So जैसा कि बताया गया, I mean it is not going to be on the basis of religion, but it is going to be based on scientific facts, as people understand what is good for their health, what is good for their environment, what is good for everybody else. I think more and more people are likely to adopt it, and the need is for us to also create that awareness. Sir, आप mute पे. Sangeeta ji, I fully agree, and I think somewhere we can combine both climate impact and dharma. Somewhere only climate change, whatever suits. But then, if many of our senior people, as well as Sadhu Bhagwan and all this, if they start talking in this way also, that would help in a big way. In my view, now the need for our community is that how Sadhu Bhagwan जो है, आचार्य श्री हैं, वो अब इन क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करना कैसे चालू करें, कैसे वो अवेयरनेस लाए, क्योंकि उनकी जो बात है वो महावीर भगवान की बात है और उनको हम ज्यादा मानते भी है. और ये पर्युषण पर्व जो आने वाला है और इस समय और सब हर व्यक्ति एक्टिवेटेड है कि मैं धर्म की बात में और दिमाग कैसे लगाऊं. तो उस समय डॉक्टर विपिन दोषी जी की इतनी पहचान है, सब कुछ है, अगर वो इसमें और आगे एफर्ट्स कर सके और आचार्य लोग साधु साध्वी जी वो कैसे बात कर सके तो बहुत अच्छा होगा. Absolutely, sir. Can't agree more. We will definitely take this initiative forward under your guidance, under sir's guidance. I think this is definitely due this position. We have to do something different, and we will take that forward. With this, I will invite my colleague Shwetal Shah ji to propose vote of thanks. Shwetal bhai. Thank you, ma'am. So we are all thankful to Singhi ji, Mahendra Singhi ji, for agreeing to come on our platform and share his views. And sir, we are really inspired today because आपने तीन चीज को एक साथ में जोड़ के बताया. सबसे पहला भगवान महावीर का अहिंसा का सिद्धांत, फिर वो सिद्धांत को पालने की वजह से हम कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं उसकी बात की, और तीसरा आपने बताया कि ये सब करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है, हमारी इकोनॉमिक और हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है और उससे प्रॉफिटेबिलिटी वो भी बढ़ती है. तो ये तीनों चीज क्योंकि हम तो बनिए हैं, हम जैन लोग हैं, तो हम इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से. बट जब हम ये तीनों चीज को जोड़ देते हैं तो जैसे विपिन सर ने और संगीता जी ने बताया कि हम एक मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं. और जैसे हमारा पर्युषण का फेस्टिवल अभी आ रहा है तो हम सब लोग कैसे अपनी एनर्जी को, कैसे अपने पानी कंजम्पशन को, हमारे और जो भी लाइफ में रिसोर्सेज का यूज है हम उसको कैसे स्ट्रीमलाइन करके एक अहिंसा की बात हम अपने समाज में, हम अपने मित्र वर्तुल में और हम अपनी कम्युनिटी में करें तो इससे सबका फायदा होगा. भगवान महावीर की जो बहुत पुराने समय में बताई हुई बात है उसको और हम अच्छे से समझ पाएंगे हमारे कर्म के सिद्धांत को, और इससे हमारे जीवन में जो है वो हम एक पृथ्वी के लिए भी कुछ अच्छा कर सकेंगे. तो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वर्ड्स एंड वी लुक फॉरवर्ड टू keep taking your guidance and to spread our mission. जो हमारा अप्लाइड जैनिज्म का जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो हम बात और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज हमने देखा कि बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने जूम प्लेटफॉर्म पे और यूट्यूब और
फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी बहुत अच्छी संख्या में लोग आए और लाइव इसका लिया, और ये रिकॉर्डिंग हमारे पास रहेगा, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे जब कभी किसी को रिफर करना हो तो वो कर सकेंगे. So we are thankful to our technical team and support for their very hard and collaborative work. We are also thankful to Mr. Ajit Jain, जिन्होंने हमें आपसे जुड़वाया और आपको ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक के ऊपर हम कैसे डिस्कस कर सके वो बताया. आपकी टीम के अनुपम जी ने भी बैकएंड पे हमें बहुत अच्छा सपोर्ट किया, तो वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू them, and we are also equally thankful to our mentor Dr. Bipin Doshi and our coordinator Sangeeta ji for making this happen today. And sir और हमारे viewers का भी हम thanks करते हैं, और हम चाहेंगे कि आपके जो भी कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स है उसको हम आने वाले समय में फॉलो करें, और हमारा जो ये मिशन है कि भगवान महावीर के सिद्धांतों और पर्यावरण बचाव में हम कलेक्टिवली कैसे कम्युनिटी में और समाज में अपना बात को बढ़ा पाए, इसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे. थैंक यू ऑल. 1 minute I would like to say, महेंद्र जी एक मिनट कहना चाहूंगा. आज अगर 1.5 घंटे आपने महेंद्र जी को सुना, भगवान महावीर की बात सुनी, तो मैं मानता हूं इसका फल एक प्रतिक्रमण से कम नहीं होगा. आप ये सोच रखिए, ये भी एक प्रतिक्रमण है, ये भी एक सामायिक है. सिर्फ सामायिक रूटीनली और रिचुअली करना सिर्फ सामायिक नहीं है. हम लोग हजारों लोगों तक नॉन वायलेंस की बात अगर पहुंचाते हैं तो उसका जो पुण्य का फल है ना, वो एक प्रतिक्रमण से ज्यादा हो सकता है. तो जो भी आज हमारे साथ जुड़े हैं उसको मैं ये कहना चाहता हूं कि धार्मिक दृष्टि से आपने बहुत पुण्य कमाया है. बहुत बहुत धन्यवाद. कितनी सुंदर तरीके से आपने बात कही है कि हम इस तरह की बातें, इस तरह के काम करते जाएं. थैंक यू. और पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से भी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. धन्यवाद साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you everyone. Look forward to seeing you all on our next program very soon. With that, we would like to take your leave. So enjoy your rest of your evening. Thank you so much.